हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन नीट या जेई जिसकी भी कर रहे होंगे बहुत ही कमाल की चल रही होगी। आज हमारे साथ हैं वर्णिका भारद्वाज, जो कि सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल की एक एलुमनाय है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और सबसे बड़ी बात, एम्स गोरखपुर से एमबीबीएस परस्यू कर रही है। नीट 2022 में इसकी बहुत ही अच्छी रैंक आई थी, और फिजिक्स में जिससे सब बच्चे एकदम डर रहे होते हैं, उसने स्कोर करा था 180 आउट ऑफ 180। तो वर्णिका, मुझे एक बात बताओ कि तुमने अपनी ये प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी? मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th में स्टार्ट कर दी थी। तभी मैंने दिमाग में बना लिया था कि आई हैव टू परस्यू फॉर नीट। तो उसी के लिए मैंने कोचिंग्स ज्वाइन करे। पर मैंने डमी नहीं लिया था। तो पहले मैं स्कूल जाती थी, फिर उसके बाद मैं कोचिंग जाती थी। तो उसमें जो टाइम लैग होता था, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। मेरे लिए सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम बचता था। और जो मैं टेस्ट देती थी, जो कोचिंग में टेस्ट होते थे, वो अलग अलग सिलेबस चलने की वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता था। तो एक साथ में 6 चैप्टर्स चल रहे होते थे, और टेस्ट में जो आता था वो अलग होता था बिल्कुल सिलेबस जो हम पढ़ रहे होते थे। तो उसकी वजह से पूरा बोर्ड्स पे मेरा फोकस चला गया। और कोचिंग में भी वो बोर्ड को ही सेंटर में रख के पढ़ाते थे, तो फिर बोर्ड्स में तो मेरा ठीक हो गया, बट मेरा सिलेक्शन के हिसाब से मेरे मार्क्स उतने एप्ट नहीं आए। तो उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था विद 12th। तो वर्णिका, जैसा तुमने बताया कि तुम्हारा जो था फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि कोचिंग का अलग चीज़ें चलती थी, स्कूल में अलग चीज़ें चलती थी, और तुम्हारा अल्टीमेटली बोर्ड्स में तो 95% से ऊपर आ गए थे, जितना मुझे भी याद है, और नीट में तुम्हारा नहीं हो पाया था। तो ये तुमने, जैसे कि तुम एक अच्छी बच्ची हुआ करती थी स्कूल में भी, तो पहली बार तुम्हारे जीवन में एक फेलियर आया होगा। तो तुमने इस फेलियर के साथ कैसे डील करा, कैसे ओवरकम करा? थोड़ा बच्चों को बताओ तो उनको हेल्प मिलेगी। जब मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था, तो तब मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे इतना कुछ फेलियर जैसा फील भी नहीं हो रहा था, क्योंकि कोचिंग में जिस तरह का सिलेबस चल रहा था, पहले पहले से मेरे विजन में था कि हाँ, इस बार ही नहीं होने वाला है। तो मैंने दोबारा से नए कोचिंग ज्वाइन करे, पुराने वालों को छोड़कर, क्योंकि उनमें बहुत सारे फ्लॉज थे। तो उन सबको मैंने छोड़कर नई जगह गई, मैं नई कोचिंग्स ज्वाइन करे, और मैंने ड्रॉपर बैच के थ्रू फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर मैंने बट जो वहाँ पे टेस्ट होते थे वो इतने ज़्यादा रैंडम होते थे कि वो एक एक घंटे के टेस्ट लेते थे। वो कलेक्टिवली जैसे एग्ज़ाम होता है वैसा कुछ भी एम्बियंस प्रोवाइड करके 3 घंटे का एक कलेक्टिव टेस्ट नहीं लेते थे, जिसकी वजह से मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में भी टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से पेपर में काफ़ी गलती हो गई थी, और उस टाइम भी मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद से मेरी लाइफ में हार्डशिप्स बढ़नी शुरू हो गई, और मेरे को बहुत बर्डन लगने लगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं होता है, फिर उसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ की सीरियसनेस का पता चलता है। उसके बाद मैंने दोबारा से मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ, अभी मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ, थोड़े से ही मार्क्स का मार्जिन बचा था। फिर मैंने सेल्फ लेवल पे स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, उस जिसमें कि 3 घंटे के टेस्ट होते थे। मुझे जो जो फ्लॉज अपने नज़र आ रहे थे उनको ओवरकम करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। उसके बाद मैं टेस्ट देने जाती थी, मेरे टेस्ट में भी मार्क्स आ रहे थे, बट फिर जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें मेरे मार्क्स आ तो गए, सेटिस्फैक्ट्री आ गए, बट वो दोबारा से जो कट ऑफ गई उससे 10-12 मार्क्स कम ही थे, तो अगेन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वर्णिका, जैसे कि तुम्हारा दोबारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तुमने मेहनत भी काफ़ी करी, तो क्या कहीं तुम्हें लगता है कि यार कोई गाइडेंस की कमी थी, या कोई ऐसा तुम्हें सही आदमी कोचिंग में गाइड करने वाला नहीं था जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया? या फिर क्या रीज़न लगता है कि तुम जब अपना एक और अटेम्प्ट जब तुमने दिया, उसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया? कुछ रीज़न लगता है तुम्हें उसका? हाँ, बिल्कुल सही बोला इसने, क्योंकि मुझे गाइडेंस प्रॉपरली किसी ने दी नहीं थी। मुझे जितना भी पता चला वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे सिचुएशन से टैकल कर करके पता चला। अगर मुझे पहले से 11th क्लास से ही वो ऑरा मिलता, वो पढ़ाई करने का तरीका मुझे पता होता, जो जो चीज़ें आती हैं वो मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता केवल एनसीईआरटी ही मेनली फोकस में रखना है, तो शायद मुझे इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़ता। तो फिर जब तुमने फाइनल अटेम्प्ट में अपनी तैयारी स्टार्ट करी, तो किस तरीके से, भाई तुम अब ये बता दो सीधा बच्चों को, कि कैसे तुमने ड्रॉपर से टॉपर तक का सफर तय करा? एम्स में कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट से कैसे एक एम्सोनियन तुम बन गई, ये थोड़ा बच्चों को बता दो कि तुमने कैसे फाइनल अटेम्प्ट में तैयारी स्टार्ट करी। फाइनल अटेम्प्ट में पहले तो जब
मैंने फाइनल अटेम्प्ट लेने का सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम में इतनी डिप्रेस थी। मुझे लग नहीं रहा था कि, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मेरे इतने भी मार्क्स आएंगे, अभी मेरे इतने मार्क्स आ गए तो क्या कट ऑफ और हाई चला जाएगा और फिर मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर पेपर में कोई मतलब मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे उस टाइम पे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे रूम में बिठाकर बहुत समझाया। उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम नए तरीके से स्टार्ट करो, जो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमियां रही हैं या फिर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ या फिर तुम्हारे मार्क्स कम रह गए, उसको तुम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके तो चलो, जितना भी कट ऑफ जाएगा उससे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा बनाकर अपने अभी से चलो। तो मैंने अपने सेल्फ लेवल पे प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करी। प्रिपरेशन इन द सेंस, रिवीजन करने में मुझे तब ज़्यादा टाइम नहीं लगता था क्योंकि मैंने एक बार ही पूरा पढ़ चुकी थी मैं। तो मैंने टेस्ट पर मेनली फोकस करा। मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे अपने फाइनल अटेम्प्ट में। मैं पर वीक 2 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस देती थी और मेरे स्टार्टिंग से ही मार्क्स बहुत अच्छे आने स्टार्ट हो भी गए थे। मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में 600 मार्क्स आए थे, जिसमें कि मैंने विदाउट रिवीजन दिया था वो टेस्ट। उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे अपना ग्राफ ऊपर ही लेके जाना है और मैंने 20-20, 50-50 ऐसे मार्क्स बढ़ा के मेरे फाइनल तक 700 इतने क्रॉस होने भी लग गए थे। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट लास्ट तक कि हाँ मेरा इस बार ही हो जाएगा। अच्छा, तो कुल मिला के मुझे जो बात समझ में आई, जो तुमने करा कि अपने एक्सपीरियंस से तुमने सीख ली, उसके बाद बहुत सारा हार्डवर्क पुट करा, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए पर वीक, जैसे कि तुम बता रही हो 2 से 3 मॉक टेस्ट तुम दिया करती थी और अल्टीमेटली तुम अपने गोल तक पहुंची। तो हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक बात तो यहाँ से निकल के आती है कि हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जितने भी बढ़िया इंस्टीट्यूट, बढ़िया कोचिंग, बढ़िया कोर्स में एनरोल्ड हो, लेकिन हार्डवर्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो अब वर्णिका ये बात जरा बताओ कि तुमने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करा जिससे तुम अल्टीमेटली इस लेवल तक पहुंच पाई। मैंने अपने फाइनल अटेम्प्ट में मुझे बहुत क्लियर विजन था कि हाँ सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो मैंने ब्लाइंडली एनसीईआरटी फॉलो करी थी। बायो में सारे चैप्टर्स मैंने 2 डिजिट्स में पढ़े थे। केमिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी मैंने बाय हार्ट पढ़ी थी। फिजिक्स में भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिजिक्स की सारी बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करी थी, एग्जाम्पलार सॉल्व करे थे। पीवाईक्यूज मैंने लास्ट 15 ईयर्स तक के सॉल्व करे थे और बाकी मैंने एनटीए के मॉक टेस्ट दिए थे। बस इतना ही मैंने करा लास्ट। बस बोल रही हो तुम इसको, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यही नहीं कर पाते हैं। तुम्हें में भी ऑर्डिनरी लग रहा हो, लेकिन बहुत बच्चों के लिए यही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो तुमने काफी कमेंडेबल चीज करी है। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे समझ में आई कि एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर इतना कोई बच्चा बहुत अच्छे से कर ले तो क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मेरे कॉलेज में अभी भी जो बच्चे सिलेक्शन होकर आए हैं, मेरे जूनियर्स, वो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने वाले बच्चे ही हैं और उन्हीं का सिलेक्शन इतने अच्छे रैंक पे हो पाता है, जिनको ये पता होता है कि हाँ पेपर उसी में से आ रहा है और हमें पढ़ना वही है, इधर उधर की चीज़ों में नहीं लगना है। तो गाइज प्लीज़ फोकस ऑन द थिंग्स जो कि पेपर में आएंगी, रादर देन तुम सारी बुक्स पढ़ो। एक बुक को पढ़कर उसको मल्टीपल रिवीजन करो जिससे कि तुम्हारी अच्छी रैंक निकल पाए। तो जरा बच्चों को थोड़ा सा ये भी बता दो एक बार कि किस तरीके से रिवीजन प्लान करें और रिवीजन के साथ टेस्ट कैसे मैनेज करें। 12th में आप जैसे कि कोर्स पूरा होता है तो 11th की चीजें कैसे रिवाइज करें। एक छोटा सा ब्रीफ में बच्चों को बता दो कि किस तरीके से तुमने ये चीजें मैनेज करी थी। तो 11th को मैनेज करने के लिए, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन 11th और आप 12th में एंटर हुए हैं, तो जिस भी जगह आप टेस्ट देते हैं, जिस भी कोचिंग में या जिस भी अलग से टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट देते हैं, वहाँ पे 12th के चैप्टर्स के साथ साथ वो 11th का टेस्ट लेते ही हैं। उनको आपसे ज़्यादा टेंशन है कि आपका कोर्स जल्दी से रिवाइज हो, और अगर नहीं लेते हैं तो देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अच्छे कोचिंग ज्वाइन कीजिए जहाँ पे 11th को वो 12th के साथ साथ रख के रिवाइज कराएं, और जो भी आपका टेस्ट हो उसको बहुत सीरियसली देना है। ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइए कि बाद में ड्रॉप लेंगे रिवाइज होगा, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, फिर आपका दोबारा से सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको साथ साथ रिवाइज करिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवाइज करिए और टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए और स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए पर टेस्ट। जितना आप रिवाइज करेंगे टेस्ट के थ्रू, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कोर्स कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। और लास्ट का जो 1 मंथ होता है वो बहुत मेन होता है पेपर से पहले। उसमें आपको पूरा रिवाइज करना होता है, और आपको अगर 1 महीना है तो उसमें कम से कम आपको 15 टेस्ट देने हैं फुल कोर्स।
तो उसको फोकस में रख के चलिए। लास्ट का जो 1 वीक होता है उसमें दोबारा से आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है। तो जो ट्वेल्थ वाला ईयर है वो बहुत मेन है, उसको उसमें 11th भी रिवाइज कीजिए, 12th भी रिवाइज कीजिए, और लास्ट 1 मंथ में फुल कोर्स सिलेबस टेस्ट दीजिए और रिवीजन कीजिए। बहुत बढ़िया पॉइंट तुमने बोला किस तरीके से रिवीजन करना है। एक बहुत ही कॉमन डाउट मेरे पास आया जब मैंने बताया कि वर्णिका दीदी के साथ ऐसे सेशन होना है, तो उन्होंने बोला उनसे ये ज़रूर पूछ लेना कि वो कितने घंटे पढ़ती थी, खाना वाना खाती थी कि नहीं खाती थी, कि एकदम ही 24 घंटे पढ़ रही होती थी। तो एक बार बता दो कि भाई तुम कितने घंटे एक दिन में पढ़ती थी, और क्या रोबोट थी कि तुम सोती नहीं थी या खाती नहीं थी? क्या ऐसा कुछ है सिस्टम तुम्हारे अंदर? नहीं नहीं, आई वॉज नॉट अ रोबोट, आई कैन नेवर बी अ रोबो। और आई डोंट थिंक जिनकी टॉप रैंक्स भी आती हैं वो पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। तुम्हें अपना टाइम टेबल जो है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है रोज़। अगर तुम रोज़ टाइम टेबल फॉलो करोगे, 6-6 घंटे की सेल्फ स्टडी का भी निकाल रहे हो रोज़, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अपना खाना भी खाओ, अगर कोई गेम खेलते हो तो उसको भी टाइम दो, अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी तुम्हें पसंद है उनको टाइम दो। मेरा जब मूड ऑफ होता था तो मैं वॉक पे जाती थी, उससे मुझे और फ्रेश फील होता। अगर तुम बैठकर बस पढ़ते ही रहोगे, लगातार पढ़ते ही रहोगे, तो उसमें उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी। एक टाइम के बाद तुम एक ही पेज को खोल के बैठे होगे, 3-4 घंटे तुम्हारे निकल जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। उससे बेटर है कि जाओ थोड़े टाइम वॉक करो, घर में फैमिली मेम्बर से बात करो, कोई गेम पसंद है गेम खेल कर आओ। फिर तुम जब पढ़ाई करोगे तो वो तुम्हारा इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 1 घंटे में काफ़ी तुम्हारा सिलेबस कम वो हो जाएगा कवर। सो परस्यू योर हॉबीज़, बट डेली टाइम से पढ़ो। डेली अगर पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कुल मिला के बात जो मुझे यहाँ पे समझ में आई कि कितनी देर पढ़ती थी, ऐसा कोई फिक्स्ड रूटीन तो नहीं होता कि भाई 8 घंटा पढ़ना है तो 8 घंटा, या 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा, लेकिन रोज का काम रोज, और 6 से 8 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि बिना मतलब किताबें लेके बैठना नहीं है। मन कर रहा है पढ़ाई का तो पढ़ें, और अगर नहीं मन कर रहा है तो उसको आगे आने वाले टाइम में कॉम्पनसेट करें, जबरदस्ती उस समय पे किताब लेके ना बैठें। यही बात आपने कही है, ठीक। तो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया वर्णिका, तब तो कैसी फीलिंग हुई होगी? बहुत मजा आया होगा, सब घर पे एकदम काफी अच्छा लगा होगा कि एकदम एम्स में हो गया। इतनी बार कि तुमने 3 बार ड्रॉप लिया, और पूरी जो मेहनत है एकदम लास्ट मोमेंट पे सब सक्सेसफुल हो गया, तो कैसा लगा था तब? फीलिंग जब मैं पेपर देकर आ रही थी तभी मुझे पता था कि इस बारी मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे पेपर देने से पहले भी लगा था, बट फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि पेपर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी, बट इतनी मेजर नहीं हुई थी कि मुझे पता था मेरा सिलेक्शन इस बारी हो जाएगा। और जब मैं सेंटर से बाहर निकल रही थी तो मेरी आंखों में मतलब आई हैड टीयर्स इन माई आईज, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये जर्नी अब ख़त्म हो गई है यहीं पे बस, और मुझे अब अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है इन चीज़ों में, और मुझे और टेंशन नहीं लेनी है। अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आई विल सून बी अ डॉक्टर। तो और जब रिज़ल्ट आया तो मेरी फैमिली इतनी खुश थी कि उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो मोमेंट मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और तुम लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए अगर उनके सामने वो दिन तुम भी देखो, उनके साथ एक्सपीरियंस करो, तो उनके लिए और तुम्हारे लिए इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो नीट का एग्जाम एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, जिसमें अपने लिए पढ़ो ना पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए ही पढ़ लो। कि तुमसे ज्यादा खुश अगर उस दिन कोई इंसान होगा तो वो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे। जब तुम एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बढ़िया से बन जाओगे, तो उनसे ज्यादा खुश तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा, शायद तुम खुद भी नहीं होगे। तो वर्णिका, जब तुम एम्स गई, फिर उसके बाद जब तुम्हें वाइट कोट मिला होगा, स्टेथोस्कोप मिला होगा, तुम ऑफिशियली एक एम्सोनियन बन गई, तो कैसी है तब से फीलिंग तुम्हारी? करीब 1 साल की जर्नी हो चुकी है एम्स में, तो अब किस तरीके से तुम्हारा लाइफ चल रही है एम्स में? कि एक मेडिको बनने के बाद क्या फीलिंग होती है, और कैसी लाइफ स्टाइल होता है उसमें? फीलिंग तो आई एम लिविंग लाइक आई एम लिविंग माई ड्रीम, ऐसी फीलिंग है। और रोज़ मैं जाती हूँ ओपीडी में, पेशेंट्स को देखना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस फील्ड में अभी आने वाली हूँ, आई विल सून बी अ डॉक्टर, और सब लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं क्योर कर पाऊँगी। तो और लाइफ एम्स में लाइफ बहुत बैलेंस्ड है। वहाँ पे सब लोग अच्छे से लग के पढ़ते भी हैं, अच्छे से लग के गेम्स भी खेलते हैं, अच्छे से लग के फेस्ट को भी इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे तुम सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, जो जो भी तुम्हें पसंद है यू कैन परस्यू दैट।
तुम्हें अगर हॉर्स राइडिंग, कोई तुम्हारा टेबल टेनिस, कोई भी तुम्हारा गेम है, या फिर अगर तुम कल्चरल इवेंट्स में इंटरेस्टेड हो, वो सब भी तुम परस्यू कर सकते हो। पढ़ाई भी तुम्हारे साथ में सब लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे, पढ़ने में तुम्हें कोई फिर वहाँ पे टेंशन फील नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारा रूममेट पढ़ा रहा होगा, तुम कुछ टॉपिक्स उन्हें एक्सप्लेन कर रहे होगे। एग्जाम्स के सीज़न आएंगे, एग्जाम्स के सीज़न भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं मेडिकल कॉलेज के। कॉरिडोर में सब लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो वो सब बहुत फन है। लाइफ अच्छी है मेरी एम्स पे, तुम लोगों की भी हो सकती है। सो गाइज, स्टडी एंड वर्क हार्ड। बहुत बढ़िया। एक फाइनल मैसेज जो तुम एस्पिरेंट्स को देना चाहो, चाहे वो नीट का एस्पिरेंट है या जेई का एस्पिरेंट है, लेकिन एक कोई फाइनल तुम्हारा मैसेज हो कि ये चीज कर लो तो भाई तुम्हारा हो जाएगा, या कुछ भी तुम्हारा फाइनल मैसेज हो। सिलेक्शन के लिए तुम्हें जो भी चीज़ तुम फॉलो कर रहे हो, जो भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि मेन पेपर उठकर वहीं से आने वाला है, तुम कुछ भी फॉलो कर लो। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में भी एजर्शन रीजन आते हैं, तो उनके लिए तुम्हें पर चैप्टर 100 से 200 क्वेश्चंस लगाने होंगे बायो में। जो तुम्हारे मॉड्यूल्स हैं उनको एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज कर लो। तुम्हारा विद 12th होने से कोई नहीं रोक सकता। बट जो तुम फॉलो कर रहे हो उसको मल्टीपल रिवीजन दो। PYQs सॉल्व करो, 10 से 15 साल के भी सॉल्व कर लोगे, बहुत है। और अपना जो भी मॉड्यूल है उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। जो भी डाउट्स हैं उनको टाइमली सॉल्व करो, डाउट्स को पाइल अप मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होता है। तुम्हें अपना 12th के साथ निकालना है और बाकी चीज़ों में नहीं उलझ। तुम्हारे पास गाइडेंस भी है, सपोर्ट भी है, तो डायरेक्शनल प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम क्रैक करो, अपने सिलेबस पूरा करो, एंड ऑल द बेस्ट गाइस। तो आई होप आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि आप उनसे सीख रहे हो बातें जो आपका ड्रीम आप देख रहे हो वो ये लोग अचीव कर चुके हैं। तो अगर इनसे आपको बातें सीखने को मिल रही तो ये वर्थ गोल्ड है। लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप अपना एक सेल्फ स्टडी प्लान बनाएं, इनकी बातें सुने ज़रूर, लेकिन अपने उसमें मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। और जब आप अपने मॉडिफिकेशन करेंगे, अपनी मेहनत डालेंगे, क्योंकि सिलेक्शन किसका होना है, आप लोगों का होना है, तो मेहनत भी किसकी होगी, आपकी होगी। तो स्टडी प्लान भी किसका होगा, आप ही लोगों का होगा ऑब्वियसली। तो जब आप मेहनत डालोगे, इनपुट डालोगे, तो बहुत ही बढ़िया से एक शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में आप सीट सिक्योर कर लोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।